फर्स्टली हम लोग यहाँ पे सर्कल्स को डिफाइन कर सकते हैं एज ए लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से एफ से डिस्टेंस कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास फिक्स पॉइंट एफ है जिससे मूविंग पॉइंट पी इस तरीके से मूव करता जा रहा है ताकि उसका एफ से डिस्टेंस क्या रहे, ए रहे। तो ऐसे केस में जो पॉइंट पी है जिस पाथ को ट्रेस आउट करेगा वो सर्कल है। तो सर्कल को एज ए लोकस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट आप यहाँ पे लेते हैं एफ, लेट से यहाँ पे आपने लिया है, उसको हम लोग कहेंगे सर्कल का सेंटर, और जो आप सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस पे मूविंग पॉइंट को रखोगे वो फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कहेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लीजिए कि आपके पास सर्कल का सेंटर है ओरिजिन के ऊपर और रेडियस है ए, तो ऐसी सिचुएशन में मूविंग पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे मूव करेगा। मान लेते हैं कि इस मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है। तो पीएफ आपको मिलेगा a के बराबर। तो वहां से अगर अपन सॉल्व करें तो पीएफ हो गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाएगा। डिस्टेंस a फिक्स डिस्टेंस है। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपके पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल क्या है, उन सारे x, y का कलेक्शन है इन द प्लेन आर स्क्वायर, ताकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाए, a स्क्वायर आ जाए। तो इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर्कल आपके पास इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है ना। उसके बाद बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे है, x0, y0 पे है। तो ऐसे केस में मूविंग पॉइंट P अगर x, y इसको ले लिया जाए तो P का मूविंग पॉइंट का सेंटर F से डिस्टेंस आपके पास फिक्स a रहेगा। यानी कि PF को आप a ले लेंगे। PF हो गया x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर a। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट वहां से भी हट जाएगा लेफ्ट साइड से, तो आपके पास राइट में a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, x0, y0 पे है। आप यहां पे ऑब्जर्व करना कि अगर इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर a स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है, x0, y0 पे है और रेडियस है इसकी a। लेकिन अगर ऐसा हो कि a स्क्वायर 0 आ जाए, अगर a स्क्वायर 0 आ जाए तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर बराबर 0। यहां पे आप ये नोटिस कर सकते हैं कि 0 रेडियस का सर्कल हो गया। अगर आप देखें तो दो स्क्वायर का सम 0 कब आता है, जब दोनों 0 होते हैं, यानी कि इसको भी 0 होना पड़ेगा और y माइनस y0 को भी 0 होना पड़ेगा। तो x, y क्या बन गया, x0, y0। यानी कि इक्वेशन एक पॉइंट केवल इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये इक्वेशन एक पॉइंट सर्कल की है, हम ये कह सकते हैं। यानी कि जो सर्कल है वो डीजनरेट हो जाएगा एक पॉइंट के अंदर। सर्कल डीजनरेट्स टू अ पॉइंट x0, y0। याद रखें पॉइंट एक सर्कल नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट का कोई शेप और साइज तो होता नहीं है, तो आप उसे सर्कल नहीं कह सकते कि वो सर्कल ही है। पॉइंट सर्कल जरूर बोल सकते हैं कि पॉइंट सर्कल है, लेकिन पॉइंट सर्कल एक्चुअल में कोई सर्कल नहीं है। तो आप लोग इस चीज को समझें। कभी अगर ऐसा हो कि इस इक्वेशन के अंदर a स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो आपको पता है कि दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन को कोई भी रियल नंबर x, y सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ना तो कोई सर्कल है, एक्चुअली इसे इमेजिनरी सर्कल कह सकते हैं, और ना ही इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसे आप एक इमेजिनरी सर्कल कह सकते हैं, और इमेजिनरी सर्कल भी सर्कल नहीं होता। इमेजिनरी सर्कल सर्कल नहीं होता है, पॉइंट सर्कल सर्कल नहीं होता है। सर्कल होने के लिए रेडियस को पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लोग देखना कि एक इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें से क्या है, ये सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, सेंटर वगैरह के बारे में बात करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स के कॉफिशिएंट का आधा हो गया -1, तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर। y के कॉफिशिएंट का आधा क्या हो गया, 4y का आधा 2y, तो y 2 हो गया, सॉरी y का कॉफिशिएंट, तो y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखना कि 1 और 4 5, तो उधर आपको 5 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा और ये प्लस वाला 5 उधर जाएगा, -5 बनेगा। तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली आपके पास ये इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये तो एक 0 रेडियस का सर्कल बोल सकते हैं। एक्चुअल में सर्कल नहीं होता है, आपको पता है कि ये पॉइंट सर्कल कह सकते हैं, बट ये एक डीजनरेट सर्कल है। डीजनरेट का मतलब होता है झूठा, लायर, मतलब झूठा सर्कल है, जिसको आप सर्कल बोल रहे हैं लेकिन सर्कल वो नहीं है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं
कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर या सिंपली 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? इसको केवल x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि दो स्क्वायर का सम 0 तब होगा जब दोनों ही 0 हो जाएं, यानी कि x को 1 होना पड़ेगा, y को -2 होना पड़ेगा। ये आपके पास एक पॉइंट सर्कल जरूर है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y है तो इसे लिखेंगे y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 1 और 4 5 एक्स्ट्रा बनेगा, और ये प्लस 6 उधर भी जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा ये, राइट। आप चेक कर सकते हैं, 1 और 4 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, इधर भी जोड़ लिया, और ये प्लस 6 को उधर ले गए -6। यहां से आगे बढ़ते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1। और आपको पता है कि a स्क्वायर अगर ये -1 हो रहा है तो a रियल नहीं आई, यानी कि ये सर्कल आपके पास कैसा है? इमेजिनरी सर्कल है। इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर 1, -2, ये इमेजिनरी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y है तो y प्लस 2 का स्क्वायर, 1 और 4 5 उधर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और -11 को इस तरफ ले जा करके +11 लिख देते हैं, तो आपके पास अल्टीमेटली बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक रियल सर्कल होगा जिसका सेंटर बनेगा 1, -2 पे, और इसकी रेडियस क्या है? 4। ये आपके पास एक रियल सर्कल है जिसको आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखें कि इमेजिनरी सर्कल को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, और पॉइंट सर्कल को तो एक पॉइंट की तरह मार्क कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, तो ठीक है। और रियल सर्कल है तो उसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, जहां पे GFC को आपको कहना है रियल नंबर होने चाहिए। अब अगर आप इसे देखें, x की टर्म्स को एक साथ करें तो x प्लस जी का यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया, फिर इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2fy है, ये बनेगा y प्लस f का होल स्क्वायर। इस c को उस तरफ ले जाते हैं -c, स्क्वायर खोलने पर इधर प्लस जी स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो उधर भी लिख दो, इधर प्लस एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो बैलेंस करने के लिए उधर भी लिख दो, और प्लस c को उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा? -c। एंड नाउ वी कैन सी ये बना x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c। एक काम करें कि यहाँ पे इसको अपन एक काम करते हैं, इसको लिखें x माइनस जी, ऐसे लिख सकते हैं, और ये y माइनस f लिखा जा सकता है। अब इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो आपके पास x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये है इसका स्क्वायर, सॉरी। तो आपके पास इस सर्कल का सेंटर हो गया -g माइनस f, और रेडियस हो गई, सेंटर तो ये हो गया और रेडियस हो गई है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c। अब आपको एक चीज नोटिस करनी है कि ये सर्कल स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन ये सर्कल तब होगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c पॉजिटिव आ जाए, तब तो आपके पास रियल सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c 0 आ जाता है तो ये सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस 0 सर्कल का 0 रेडियस का सर्कल हो जाएगा। ये एक पॉइंट के अंदर डी जनरेट हो जाएगा, -g, -f के अंदर डी जनरेट हो जाएगा। बट अगर आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये कोई रियल सर्कल नहीं है, ये एक इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट आपके पास दे रखे और उन 3 से पास करने वाला आपको सर्कल निकालना है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो उनसे पास करने वाला हमेशा एक ही सर्कल बनेगा। तो आप लोग चेक करें, 3 पॉइंट्स आपके पास दिए हुए, इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो सर्कल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको GFC निकालना पड़ेगा, और 3 कंडीशन इसके लिए चाहिए, और 3 कंडीशन आपके पास है कि सर्कल 1, 0 से पास करता है, तो x को 1, y को 0 इसमें प्लेस कर दें, तो 1 प्लस 2g प्लस 2f इंटू y को 0 डाल दें, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2g प्लस c बराबर 0। फिर इसके बाद 0, -6 से भी ये सर्कल आपका पास करता है, तो x को 0, y को -6 प्लेस कर दें, तो यहाँ से आपके पास बनता है 36, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 12f
प्लस सी बराबर 0 एंड सिमिलरली सर्कल 3,4 से भी पास करता है। तो 9 + 16 25 प्लस 6g प्लस 6g प्लस 6g प्लस 8f प्लस सी बराबर 0। तो ऐसे करके आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं जिनको आपको सॉल्व करके जीएफसी निकालना होगा और इसे फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करना होगा। एक काम करता हूं कि मैं किसी एक वेरिएबल को एक जीएफसी में किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं। क्या करें, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2g प्लस 12f हो जाएगा, c से c जाएगा, 1 माइनस 36 कितना हो गया, माइनस का 35 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को घटा लें, c को फिर से मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशन को घटा लें तो आपके पास आएगा माइनस का 6 ये आ जाएगा और माइनस 12f और माइनस 8f हो गया, माइनस का 20f, c कैंसिल होगा और 26 माइनस 25 हो गया 11 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं g और f के अंदर। अब इसमें आप एक काम करें कि इसको थ्राइस कर लें तो ये 6g हो जाएगा और ये माइनस 6g ऐड करने पर कट जाएगा, तो 6g प्लस 36f माइनस 105 बराबर 0। और इसके नीचे एज इट इज लिख देते हैं, माइनस 6g माइनस 20f प्लस 11 बराबर 0। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, ऐड कर लें। देखिए आप जीएफसी में 3 इक्वेशंस थी और तीनों को सॉल्व करके हमें जीएफसी निकालना है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। तो मैं ये किस तरीके से कर रहा हूँ कि जीएफ में 2 इक्वेशंस हैं, ऐड कर लें तो माइनस 20f और प्लस 36f मिलकर के बनेगा प्लस का 16f और इसको जोड़ लें तो आपके पास ये हो गया माइनस का 94 बराबर 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स f आपके पास आएगा 47 डिवाइडेड बाय 8, ये f आ चुका है। फिर इसके बाद हमें g निकालना है, तो g निकालने के लिए एक काम करें, f इसमें डाल देते हैं। तो ये सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं अपन, इसको सेकेंड नंबर दे दिया और ये थर्ड इक्वेशन आपके पास है। सेकेंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 2g बना 35 माइनस 12f, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं f को, तो माइनस 12 f है आपके पास 47 डिवाइडेड बाय 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ पे सॉरी ये 35 है और यहाँ पे अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। 35 माइनस 47 इंटू 3 करेंगे तो 120 और 21 141 हो गया डिवाइडेड बाय 2 और इसको फर्दर सॉल्व किया तो माइनस का 71/2 आपको मिल रहा है और ये 2g आ गया। अब यहाँ से फर्दर जाएंगे तो आपको g का वैल्यू मिल गया है माइनस 71 डिवाइडेड बाय 4, तो ये g आपके पास आ गया है। अब g और f दोनों मिल चुके हैं, यहाँ पे g प्लेस करके c निकाल सकते हैं, तो c आएगा माइनस 2g माइनस 1, तो माइनस 2g आपके पास हो गया 71/2 माइनस 1, तो ये अल्टीमेटली आपका 69/2 आ गया। GFC तीनों प्लेस कर दें इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो आपके सर्कल का इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि माइनस 71/2x प्लस 2fy यानी कि 47/4y प्लस कांस्टेंट c 69/2 बराबर 0। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपका आंसर आ गया है। तो जब 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकालना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले आप सर्कल की इक्वेशन मान लें और तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई करा के आप जीएफसी में 3 इक्वेशंस को लिखें और उसे सॉल्व करके जीएफसी निकाल लें और फाइनली यहीं पे आप प्लेस करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब भी आप किसी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे तो उसको आप h के मान सकते हैं और जब h के मानेंगे तो उसमें 2 अननोन है और आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो सर्कल को सेटिस्फाई करे। लेकिन आपके पास एक वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 2 की जगह सिंगल वेरिएबल के अंदर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में आप इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी सर्कल की, और इससे क्या होगा कि जब आप कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे सर्कल के ऊपर तो वो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर अज्यूम कर पाएंगे। कैसे इसको करना है, सपोज करें कि आपके पास ये कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ पे हम थीटा एंगल से अगर रोटेट करते हैं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बेटा ए कॉस थीटा, ये बेस आपके पास ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट को अज्यूम करते हैं तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा मान सकते हैं, जहां पे थीटा आप लेकर के जाएंगे 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे किसी पॉइंट को अज्यूम करते हैं तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा अज्यूम कर सकते हैं।
ना उसके बाद देखें आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, x नॉट y नॉट है, तो फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे मानेंगे? तो इसके लिए आप देखिए कि x की जगह x माइनस एक्स नॉट है, तो आप x माइनस एक्स नॉट को मान लेंगे a cos थीटा। y की जगह y माइनस वाई नॉट है, तो y को नहीं बल्कि y माइनस वाई नॉट को आपको मानना पड़ेगा a sin थीटा। तो इससे आपके पास x की जो वैल्यू है वो बन गई x नॉट प्लस a cos थीटा, x नॉट प्लस a cos थीटा, और y की वैल्यू है y नॉट प्लस a sin थीटा। तो ये इसके सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। तो सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को हमें कई बार अज्यूम करना पड़ता है, तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में अगर मानेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान होगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पॉइंट h के मान लिया और सब्जेक्ट टू कंडीशन की h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप लोग देखें इस तरीके से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के मानते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ये है 1, -2 के ऊपर, और इसकी रेडियस है 4 के बराबर। तो इसका सेंटर आपको दिख ही गया है, सेंटर में यहाँ पे लिख देता हूँ 1, -2, और इसकी जो रेडियस आपके पास है वो है 4 के बराबर। अब अपन इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहे हैं एक्चुअल में। x आपके पास क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस a cos थीटा। ओके, y आपके पास हो जाएगा y नॉट प्लस a sin थीटा, जहां पे थीटा को आप 0 से स्टार्ट करके 2 पाई तक वैरी कराएंगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे सर्कल के। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हैं। अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P आपके पास है और Q पॉइंट आपको अज्यूम करना है 5, 8। PQ के मिड पॉइंट का लोकस निकालें। तो अपन को यहाँ पे सपोज कर लेना है कि जो P पॉइंट है वो यही वाला सर्कल है, तो मैं यही वाला पॉइंट मान लेता हूँ। 1 + 4 cos थीटा एंड -2 + 4 sin थीटा, ये P पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं। और जो मिड पॉइंट है PQ का, जिसका हमें लोकस निकालना है, उसको H के मान लें। जिसका भी लोकस आपको बेटा फाइंड आउट करना होता है उसको सबसे पहले आप H के सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करके लोकस निकालना है। ध्यान रखें H के अलावा कुछ और वहां पे पैरामीटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसे आपको एलिमिनेट करना होगा। तो P पॉइंट आपका ये हो गया, Q पॉइंट ये है ही 5, 8, और आपने मिड पॉइंट क्या मान लिया, H, के। पर मिड पॉइंट तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम कर लें। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम तो हो गया 6 + 4 cos थीटा अपॉन 2, दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो 6 + 4 sin थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। और इसको फर्दर ले जाएंगे तो आपके पास देखिए कि क्या बन गया, ये 3 + 2 cos थीटा, और ये भी बन रहा है 3 + 2 sin थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमें थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि हम HK का लोकस निकाल सकें। तो जितनी चीजें एलिमिनेट करनी है उससे एक ज्यादा इक्वेशन आपके पास चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि H हो गया 3 + 2 cos थीटा, और K आपके पास हो गया 3 + 2 sin थीटा। तो वहां से अपन गए तो H - 3 बन गया 2 cos थीटा, और साथ में K - 3 बन गया 2 sin थीटा। क्योंकि हमें थीटा को एलिमिनेट करना, आप देखें इनको स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं तो क्या थीटा एलिमिनेट हो जाएगा क्या? यस, बिल्कुल सही है। आप देखिए कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, जो मिलकर के 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास लोकस ऑफ H के क्या मिल गया, ये मिला x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का हमें फायदा मिलता है। आपको जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको H के माने इक्वेशन सेटअप करें, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के हमें डायमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक्चुअल में सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं, तो उसमें से किसी एक डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। एक पॉइंट तो आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है x2 y2। अब हमें सर्कल का इक्वेशन निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस ए बी डायमीटर का लेंथ निकाल लें, हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और आप क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट निकालेंगे ए बी का, उससे आपको सर्कल का सेंटर भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे नहीं, हम एक और दूसरा तरीका लगाएंगे। क्या करेंगे कि अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को अगर आप ले लेंगे तो वो पॉइंट इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ऐसे उल्टा कहना सही है कि ए बी जो है वो पी पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, क्योंकि सेमी सर्कल में राइट ट्रायंगल बनता है, आपको मालूम होगा। तो अब अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, पी का इक्वेशन कैसा निकालें। मान लीजिए कि पी आपके पास x, y है, तो आप देख सकते हैं कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। तो ऐसे केस में ए पी का स्लोप और बी पी के स्लोप का प्रोडक्ट -1 किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं ए पी का स्लोप y - y1 अपॉन x - x1 मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू बराबर -1। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा और इधर आकर के वापस से प्लस में ये हो गया है, तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक डायमेट्रिक इक्वेशन है सर्कल की, क्योंकि डायमेट्रिक एंड्स आपके पास है। अगर अपने पास यहाँ पे इस सर्कल का एक डायमेट्रिक एंड x1 y1 दिया हुआ है और दूसरा वाला डायमेट्रिक एंड x2 y2 है, तो सर्कल आपको ये लिखना पड़ेगा। बट इसमें यहाँ पे अगर मान लो कि मैं इसको बाद में लिखूं और इसको पहले लिखूं तो क्या होगा, एक डायमेट्रिक एंड कहला जाएगा x1 y2। अब देख सकते हैं x1 y2 एक डायमेट्रिक एंड हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे दूसरा, क्योंकि यहाँ x1 y2 आ चुका है, तो दूसरा वाला डायमेट्रिक एंड कौन होगा, x2 y1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x2 y1। तो ये आप लोग देखें कि अगर डायमेट्रिक एंड्स में ये लेकर के चलता हूं तो मुझे ये सर्कल मिल जाएगा, और अगर ये दोनों लेकर के चलता हूं तब भी यही आएगा। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, बट अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो फिर से वही सर्कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एज इट्स डायमीटर। तो आपके पास यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, x माइनस माइनस थ्री करेंगे तो प्लस थ्री, प्लस y माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय y माइनस फाइव इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y, और ये माइनस 3 प्लस 15 तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल हो गया। डायमेट्रिक फॉर्म से हमने सर्कल का इक्वेशन निकाल लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज वन ऑफ द डायमीटर्स एज द एंड पॉइंट दिस एंड दिस, वेयर x1 x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड y1 y2 आर द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज सोचनी है कि आपको डायमेट्रिक एंड्स दे रखे हैं, तो सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। अब हमें y1 y2 x1 x2 कुछ भी पता नहीं है। अगर अपन पता लगाएंगे तो x1 x2 इसके रूट्स हैं, तो इसको सॉल्व करना टफ होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 16 माइनस 4 12 आ रहा है, इररेशनल x की वैल्यू आएंगी। तो बेटर है कि हम इसे ना रखें, ना फाइंड करें, सीधा यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या होता है। ये अगर आपके पास सर्कल का इक्वेशन है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बढ़ेंगे आगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की टर्म में आएगा माइनस एक्स एक्स वन माइनस एक्स एक्स टू हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से माइनस वाई वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई टू, ये आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म बन रही है यहाँ पे x1 x2 प्लस यहाँ से y1 y2 बराबर 0। तो ये आपका सर्कल हो गया है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे x1 x2 इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या क्या है, x1 और x2 इसके रूट्स हैं, तो हम इनको फाइंड आउट करने की जगह इनका सम लिख देंगे यहाँ पे, और ऐसे y1 y2 इसके रूट्स हैं। तो आप लोग चेक करें, इसके रूट्स आपके पास y1 y2 है, तो x1 प्लस x2 पहले देख लेते हैं, प्लस 4 आएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे प्लस 4 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू प्लस 4 हो गया। और इसके बाद इसके रूट्स का सम क्या है, y1 प्लस y2 है, माइनस का 8 यह आ जाएगा। फिर x1 x2 का प्रोडक्ट, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो c बाई ए दैट विल बी 1, और इसके रूट्स का प्रोडक्ट, क्योंकि इसके रूट y1 y2 है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस 2 अपॉन 1 दैट इज माइनस 2। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हैं कि सर्कल का इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8y 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो ये आपका सर्कल आ गया है। इस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सर्कल्स जो हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर टच करेंगे, या फिर कहीं पे भी कट करेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, कब क्या होगा, कैसे पता लगाएं। तो आपको यहाँ पे देखना है, सपोज कर लें कि ये सर्कल आपके पास गिवन है। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ पे इसका इंटरसेक्शन चाहते हो तो आपको y को 0 पुट करना होगा। तो y को 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0 आ जाएगा। और अगर आपके पास ये आ गया तो अगर एक्स एक्सिस को सर्कल 2 पॉइंट पे काटता है तो आपको पता है कि इससे 2x आने चाहिए। एक काम करें, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, 4g स्क्वायर माइनस 4c, 4 कॉमन g स्क्वायर माइनस c। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को 2 बार काटे तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए, इसका मतलब जी स्क्वायर सी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर सर्कल टच करेगा तो इस इक्वेशन के 2 कोइंसिडेंट रूट्स आने चाहिए, यानी कि डी
0 हो जाना चाहिए, यानी कि जी स्क्वायर सी के बराबर होना चाहिए। तो जब जी स्क्वायर सी के बराबर है तो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, और जब जी स्क्वायर सी से बड़ा है तो डी पॉजिटिव आएगा और सर्कल एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट के चला जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो कट करता है ना टच करता है, तो ऐसे केस में आपके पास एक्स एक्सिस के साथ में इसका इंटरसेक्शन लाने के लिए डी नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे। तो डी नेगेटिव होगा तो जी स्क्वायर लेस देन सी होगा, तो ऐसे केस में सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ना उसके बाद ये वाले पॉइंट पे आते हैं, जब सर्कल एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटता है तो ऐसे केस में लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड ए बी, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं इसको x1, 0 मान लूं और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x2, 0, तो x1 माइनस x2 ही लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। रूट्स का डिफरेंस आपके पास हो गया रूट्स का सम का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आपके पास इसके रूट्स का सम 2g है, माइनस 2g बोल सकते हैं, उसका स्क्वायर किया तो 4g स्क्वायर हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 x2 क्या हो गया, c आ गया। वहां से 4 बाहर निकाल लें तो बाहर 2 निकलेगा, तो ये हो गया लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट ए बी। तो इस तरीके से x एक्सिस के साथ में सर्कल के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ना उसके बाद देखें y एक्सिस के साथ में सर्कल का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए कि सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है a और b दो पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे a और b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने, एक काम करें, वो जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें x को 0 प्लेस कर दो, क्योंकि आप इसका x एक्सिस से y एक्सिस से इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। ओके, ये तो आपके पास x इंटरसेप्ट हो गया। अब अपन y इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, तो y एक्सिस के साथ में अगर आपको इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, पुट करें x को 0, यहां से बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 4f स्क्वायर माइनस 4c आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स f स्क्वायर माइनस c। तो y एक्सिस से अगर आपको इसका इंटरसेक्शन चाहिए तो हमने क्या किया, हमने x को 0 प्लेस कर दिया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास y के अंदर बन गई है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट आपके सामने है। अब अगर सर्कल y एक्सिस को कट करता है दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होगा, यानी कि f स्क्वायर c से बड़ा होगा। तो जब f स्क्वायर c से बड़ा है, सर्कल कट्स y एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, लेकिन जब d 0 आ जाए तो f स्क्वायर इक्वल टू c होगा, यानी कि सर्कल y एक्सिस को टच करता है। एंड सिमिलरली अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव आ जाता है इस क्वाड्रेटिक का, तो ऐसे केस में सर्कल का y एक्सिस से कोई भी कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं, यानी कि सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट y एक्सिस। नाउ सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, y इंटरसेप्ट की लेंथ कैसे निकालें। y इंटरसेप्ट होता क्या है, अगर सर्कल y एक्सिस को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटता है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि जो कॉर्ड दिख रही है y एक्सिस के अलोंग, उस कॉर्ड का लेंथ आपको निकालना है। ये लेंथ कैसे निकले, मान लीजिए कि 0, y1 है और ये पॉइंट आपका 0, y2 है, तो y1 माइनस y2 का मॉड आपको निकालना पड़ेगा, जिसे आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 y1 y2। अब इसमें y1 प्लस y2 को प्लेस करें, सम ऑफ रूट, एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन देखें, इसके रूट्स का सम, इसके रूट्स हैं y1 और y2, इसके रूट्स का सम निकालेंगे तो आएगा माइनस का 2f, स्क्वायर करेंगे तो 4f स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c। ओके, तो ये आपको मिला, और 4 इसमें बाहर निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट की लेंथ हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो ये y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि a और b कोइंसाइड कर जाएंगे, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। और अगर सर्कल y एक्सिस के साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये इमेजिनरी होना चाहिए y इंटरसेप्ट, यानी कि एफ स्क्वायर लेस देन सी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन वहां से भी आपको दिख जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास देखिए कि क्या है जनरल इक्वेशन सर्कल की। अगर कोई एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये सर्कल कब बना पाएगा, ये सर्कल तब बनाएगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, और x इंटू वाई का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये सर्कल बनाएगा। अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल बनानी है ट्राइंगल की, जिसके साइड्स की इक्वेशन दे रखी है। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 साइड्स की इक्वेशन आपको दे दी है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जिन 3 साइड का इक्वेशन दे रखा है, आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों
वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालें। अगर आप इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो 3 पॉइंट से पासिंग सर्कल तो अभी हम थोड़ी देर पहले किए ही थे, तो एक तरीका आपके पास है। इसको करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो आपका बिना वर्टिसेस को, बिना इन पॉइंट्स को निकाले भी आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो वो मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देख लें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक लाइन का इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद दूसरी लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड देन उसके बाद तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तीसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये तीन लाइंस मिलकर के एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। एक लाइन आपकी L1 है, एक L2 है और एक L3 है। तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से 3 पॉइंट बन रहे हैं। उन तीनों पॉइंट से पास कराने वाला सर्कल हमें चाहिए, सर्कम सर्कल फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, एक इक्वेशन अज्यूम करें, एक इक्वेशन को कंसिडर करें और वो मैं ऐसे लिख रहा हूं L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 बराबर 0। L1 का मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन। मैं आपको यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन को मैं L1 ले रहा हूँ, तो मैं L2 मान रहा हूँ और इसको L3 मान रहा हूँ। जब मैं ये सब यहाँ पे प्लेस करूंगा तो आपके पास x और y के अंदर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगी। आप सबसे पहले ये चीज नोटिस करो कि क्या वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इस A पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, क्या वो इस B पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, क्या ये C पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स? यस, करेगी। आप देख सकते हैं कि अगर A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब आप प्लेस करोगे, A के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर L2 0 होगा, क्योंकि A L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो A के कोऑर्डिनेट्स पे L2 0 होगा और A के कोऑर्डिनेट्स पे L3 भी 0 होगा। तो L2 L3 अगर 0 हो जाएंगे किसी पॉइंट पे, तो ये सब 0 हो जाएंगे। देखो आप, क्योंकि यहाँ L2 0 हो रहा है, L3 भी 0 हो रहा है, यहाँ L3 0 हो रहा है, यहाँ पे L2 0 हो रहा है। तो ये लैम्डा म्यू चाहे जो हो, ये इक्वेशन A को सेटिस्फाई जरूर करेगी। दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट। चाहे जो लैम्डा की वैल्यू हो, चाहे जो म्यू की वैल्यू हो, ये इक्वेशन हमेशा ही A के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। सेम रीजनिंग आप देख सकते हैं B पॉइंट के लिए और C पॉइंट के लिए। यानी कि इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू ABC के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये, जो ABC को सेटिस्फाई करेगी। ये कर्व की इक्वेशन है जो A, B और C से पास कर रहा है। लेकिन आपको इसे सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बराबर होना चाहिए, एच वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। दो इक्वेशन बन गई, वहां से हम लैम्डा और म्यू को निकाल लेंगे और जिसको यहाँ वापस से प्लेस करेंगे तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहले मैंने L1 लिख दिया, ये आपके पास हो गया L2। फिर इसके बाद लैम्डा टाइम्स L2 हो गया x प्लस 2y माइनस 5, L3 आपके पास है x प्लस वाई माइनस 6 प्लस म्यू टाइम्स x प्लस वाई माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय L1 दैट इज 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो हमने क्या किया कि हमने सारा L1 L2 L3 को प्लेस कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कल होना चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालो, उन दोनों को बराबर कर लो। करते हैं, ये 2x स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 हो गया, ये बनेगा 2 सॉरी लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा बन गया। फिर ये बनेगा म्यू एक्स और 2x का प्रोडक्ट 2 म्यू एक्स स्क्वायर, और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूरे में निकाल लिया, वाई स्क्वायर का भी निकालो, तो वाई इंटू 2y क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, और फिर इसके बाद क्या करें? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर आ गया, इधर 2 लैम्डा वाई स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे म्यू वाई स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, दोनों तरफ एक्स पूरी इक्वेशन के अंदर सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया और वाई स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लिया और दोनों को हमने बराबर कर लिया है, दोनों को इक्वेट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे म्यू इस तरफ ले आए, 2 म्यू माइनस म्यू हो गया और म्यू बराबर लैम्डा, आपके पास एक इक्वेशन तो बन गई। ना उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होने के लिए दोनों बातें जरूरी है। x इंटू वाई का कोएफिशिएंट यहां बना लेते हैं, कितना बन रहा है एक बार चेक करते हैं। ये बनेगा 4xy 1xy, तो 5xy हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 1xy और 2xy तो 3xy और लैम्डा से गुणा करेंगे तो 3 लैम्डा xy हो गया, 1xy 2xy 3 म्यू xy तो xy इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे अपन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू को निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आपको मिलेगा। लैम्डा को इसमें म्यू प्लेस कर दें, एक काम करते हैं, तो 3 म्यू प्लस 3 म्यू इक्वल टू 0, यहाँ से म्यू आपके पास कितना आ गया
माइनस का 5/6 और लैम्डा भी यही है। तो आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो यहाँ पे लैम्डा और म्यू को प्लेस करके आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे इससे कि किस तरीके से हो गया है। राइट, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लैम्डा और म्यू हमें प्लेस करना है, यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा को रखेंगे माइनस का 5/6 और ये दोनों ब्रैकेट। आप इसे पूरा करना, केवल आपको लैम्डा और म्यू को प्लेस करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को। तो ये एक तरीका आपके पास होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जब तीन साइड का इक्वेशन, सर्कल की तीन साइड का इक्वेशन दे रखा है, तो ऐसे केस में उन तीन साइड से बने ट्राइंगल का सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालने का ये एक तरीका हो गया है। और इस तरीके के अलावा एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो आप देखिए कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे आसानी से निकल जाएगा, वो निकाल लें। फिर इसके बाद इन दोनों का निकाल लें, फर्स्ट थर्ड का निकाल लें, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। अब 3 पॉइंट से पासिंग सर्कल का इक्वेशन निकालने का तरीका आपको बता ही रखा है, इक्वेशन में किया था अपन ने, तो आप चाहें तो उससे भी जा सकते हैं। इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, इसको एक बार करके देखें। चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट एंड सर्कल। एक है पॉइंट और एक है सर्कल। तो आपको पता लगाना है कि वो पॉइंट कहाँ है, वो सर्कल को के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो आप लोग देखें, सबसे पहले तो अगर आपके पास पॉइंट अंदर है सर्कल के, ये सर्कल की इक्वेशन पहले तो आप मान लें, राइट। अब एस एट x1 y1 का मतलब क्या है? एस एट x1 y1 का मतलब हो गया x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। तो आप देखें कि ये कहलाता है s एट x1 y1, जिसे चाहें तो आप सिंपली s1 भी बोल सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, x1 y1 अगर सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, तो s1 का वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कभी भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, और वो एक ग्राफ जो बनेगा वो एक बाउंड्री होगा उस एरिया की, जिसके एक तरफ आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव पक्का होगा। तो आप लोग चेक कर लें कि यहाँ पे S1 का वैल्यू निकल गया है। S1 सर्कल की सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट के ऊपर S1 क्या आएगा? 0 आएगा। और अंदर आपके पास कोई पॉइंट रख दें -g -f अंदर, तो वो प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। आप लोग देखें, इसमें अगर x1 और y1 को मैं -g प्लेस करता हूँ तो -g² प्लस f स्क्वायर, S1 एट -g -f निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। आप रख के देखें, तो यानी कि अंदर सारे पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। आप लोग ये चेक कर सकते हैं। S1 एट इंटीरियर पॉइंट नेगेटिव होगा और S1 एट एक्सटीरियर पॉइंट पॉजिटिव होगा, और S1 एट सर्कल 0 आपके पास मिलेगा। करेंगे नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। किसी भी पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? अगर सर्कल आपके पास सर्कमफ्रेंस के बाहर की तरफ है तो आप देखें कि सबसे दूर का पॉइंट सर्कल से, इस पॉइंट से कौन होगा? ये पॉइंट सबसे दूर है, सेंटर ले लिया मैंने सर्कल का, और ये पॉइंट सबसे पास होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है। इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसी में देख लेते हैं अपन। तो अगर इस पॉइंट को, जो कि सर्कल के बाहर है, आपको इस पॉइंट से सर्कल पे पहुंचना है, तो सबसे ज्यादा दूरी पे पॉइंट ये होगा PB, और ये PB क्या होगा? PF प्लस FB, और PF तो चलो PF ही लिख देते हैं, और FB क्या हो गया? रेडियस हो गया। PF प्लस R मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई है P की। नाउ सिमिलरली अगर आप मिनिमम डिस्टेंस चाहते हैं P से सर्कल की, तो वो PA है, और वो PA कैसे आएगा? PF माइनस AF करके, PF माइनस R करके। और सिमिलरली अगर सर्कल आपके पास ऐसा है और पॉइंट P अंदर है, तो भी आपको सबसे पास का पॉइंट कौन मिलेगा? सबसे पास का पॉइंट ये A है, सर्कल से P को ज्वाइन कर लो, और ये PA सबसे कम होगा, और ये आपको PA कैसे मिलेगा? PF माइनस R माइनस क्या आएगी? P क्या आएगी? हाँ देखते हैं, क्या आएगी? AF माइनस AF माइनस PF करके, और AF तो इस बार रेडियस है, तो रेडियस माइनस PF कर लो। फिर इसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस P सर्कल से लेनी है, वो PB आएगी, और PB कैसे आएगी आपके पास? PB आएगी हैं, PB होगा PF प्लस FB, यानी PF प्लस R। अल्टीमेटली आप पॉइंट चाहे कहीं पे भी हो, PF प्लस R और PF माइनस R ही मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस होता है पॉइंट P की। तो आप इस चीज को याद रखें। ना उसके बाद देखते हैं नॉर्मल के ऊपर आते हैं। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, उस पॉइंट से पासिंग वो लाइन होता है जो उस पॉइंट पे बनी टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि x1 y1 एक पॉइंट है सर्कल का, और इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो इसी पॉइंट से पासिंग एक लाइन जो कि सेंटर से भी पास करेगी, सॉरी ये लाइन जो कि
टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया एक्चुअल में, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन x1 y1 से पासिंग, यही एक्चुअल में नॉर्मल है। बट आप जानते हैं कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है तो वो सेंटर से भी चली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल का जो नॉर्मल है वो एक्चुअल में सर्कल का डायमीटर ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपको टेंजेंट में दे दूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको सेंटर से परपेंडिकुलर का फुट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को रिमार्क को पढ़ लें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द टेंजेंट, सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक लाइन दे रखी है जो इसने कहा कि एक टेंजेंट है इस सर्कल की, तो पता लगाओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, इससे y निकाल के इसमें डाल दें, तो x में क्वांटिटी आएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी, वो x की एक वैल्यू यहाँ रख करके y की भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। एक तरीका तो ये है, बट ज्यादा आसान क्या है कि इसके सेंटर से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लगा लें, क्योंकि सर्कल जो होता है उसका कोई भी टेंजेंट अगर आप लेंगे तो टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही एक्चुअल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, बट बाकी कर्व्स के लिए ऐसा नहीं होता है, पैराबोला में ऐसा नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा अलग अप्रोच से जाना पड़ेगा आपको। यहाँ सर्कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कल में तो आपको यही करना है कि सेंटर इसका क्या आ रहा है, 1, -2 आ रहा है, तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर का फुट पता लगा लेते हैं, बस यही आपको करना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 - 1 y1 - -2, ओके, नीचे आएगा a और b यानी कि 4 और -3 माइनस ऑफ इस लाइन की इक्वेशन में 1, -2 को डाल देते हैं, 4 + 6 + 15 नीचे आएगा a² + b² यानी कि 16 + 9। अगर 1, -2 से परपेंडिकुलर का फुट इस लाइन के ऊपर x1 y1 है तो x1 - 1 y1 -2 आ गया, यहाँ पे a और b आ गया, और यहाँ a और b यानी कि 4 और -3। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को डालेंगे इस लाइन के अंदर, एक्स वाई की जगह ये पॉइंट 1, -2 मैंने डाल दिया है, तो 4 + 6 + 15 हो गया, और नीचे क्या आएगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर सम आपके पास हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 25 हो गया, और नीचे 25 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो x1 - 1/4 को आप कर लें -1, और साथ में y1 + 2/-3 को भी कर लें -1। यहाँ से आपको मिलेगा -4 + 1 -3 आ गया, और y1 का वैल्यू 3 - 2 1 आ गया, तो -3,1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका आप अपना सकते हैं, इस x1 y1 पे इसकी टेंजेंट लिखें और इसके साथ में इसको कंपेयर करके भी आप x1 y1 निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन एंड सर्कल, आपके पास एक लाइन है y = mx + c। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है तो इस लाइन के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए कि लाइन आपके पास है, सेंटर आपके पास इस सर्कल का क्या है, 0,0, ये वाले सर्कल पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो 0 + 0 + c मॉड्यूलस अपॉन √m² + 1 इक्वल टू रेडियस a। तो आपके पास मॉड c बना a √m² + 1, c अल्टीमेटली आ गया ± a √m² + 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कल है वो अगर इस लाइन को टच करता है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई है, = a² टाइम्स m² + 1। दिस इज व्हाट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो y = mx + c अगर इसको टच करे तो c² = a² टाइम 1 + m² इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो आप लोग देखना कि अगर c ± a √m² + 1 यहाँ पे प्लेस कर दें तो आपको टेंजेंट मिल जाएगी, क्या मिलेगी, y = mx ± a √m² + 1। तो अगर सर्कल ये है तो ये लाइन क्या है, इसकी टेंजेंट है। लेकिन जब सर्कल ये आ जाए तो आप देखें कि यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे x - x0 का है, y का स्क्वायर था, यहाँ पे y - y0 का है। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन में भी ऐसे ही कर लें, y की जगह y - y0 लिख लें और x की जगह x - x0। तो टेंजेंट सर्कल की आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ स्लोप m आपको इस तरीके से मिल जाएगा। m स्लोप की टेंजेंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आप लोग देख लें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट h के से पासिंग टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो किसी पॉइंट से पासिंग टेंजेंट निकालना है, मान लीजिए कि h के से पासिंग हमें टेंजेंट चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे,
एच के से पासिंग एक लाइन सपोज करेंगे y माइनस के इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एच। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है कि इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेंगे और उसके रेडियस के बराबर कर देंगे। तो इससे m में इक्वेशन आएगी, सपोज करें कि इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो आपके पास एम एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच बराबर 0। अब अपन क्या करें, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा m इंटू माइनस जी, और यहाँ y की जगह लिखना है माइनस एफ, ओके, प्लस के माइनस एम एच। ये हमने पॉइंट को प्लेस कर दिया है इसके अंदर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमने कहा कि आप एच के से पासिंग अगर सर्कल की टेंजेंट निकालना चाहते हैं तो पहले एच के से पासिंग एक लाइन सपोज करें, और इस लाइन के ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएं कि इसके सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ से इसके डिस्टेंस ले लें और उसको रेडियस के बराबर कर लेते हैं। तो आप देखें इसको हमने रेडियस के बराबर कर लिया, और इसको सॉल्व करके 2m निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2m आपके पास आ जाएंगे और वो 2 टेंजेंट आपको करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है ना। उसके बाद देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करते हैं। परपेंडिकुलर टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होता है वही डायरेक्टर सर्कल होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई गिवन सर्कल है और आपने किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गई है। ये पॉइंट आपका h, k है। अब हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लो कि आपके पास सर्कल यही वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 पे होगा। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। 3 90 डिग्री है तो चौथा भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अभी सर्कल आपके पास देखें, इसमें जो टेंजेंट हमने परपेंडिकुलर टेंजेंट डाली है ये मिलकर के यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये ए हो गया, ये भी ए आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना कि हमने यहाँ पे सर्कल की टेंजेंट डाली है एच के से, जो दो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस आपके पास हो गई है √2a, जो कि फिक्स है। एच के से टेंजेंट डाली और एच के का सेंटर से डिस्टेंस √2a आ रहा है, यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट √2a हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2a स्क्वायर आ गया। तो लोकस ऑफ एच के बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टर सर्कल है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल होगा। गिवन सर्कल का सेंटर ही उसका सेंटर है, ओरिजिन उसका सेंटर है इस गिवन सर्कल का, और इसका भी सेंटर ओरिजिन ही आ रहा है। इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस क्या है, √2a है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर सर्कल गिवन सर्कल के कंसेंट्रिक सर्कल होता है और इसकी जो रेडियस होती है गिवन सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होती है। तो इससे अपन देख सकते हैं कि इसका डायरेक्टर सर्कल तो ये हो गया, और जब सर्कल आपका ये आ जाए जिसका सेंटर x0 y0 है, तो डायरेक्टर सर्कल का भी रेडियस सेंटर x0 y0 ही आएगा। तो आप लिखेंगे x माइनस x0 का स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस होगी इसकी √2a। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ना उसके बाद देखिए अगला एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल है कि 7,1 से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालनी है। अच्छा, एक चीज देखना कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो वहां से 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल पे है तो उससे आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी, और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उस पॉइंट से पासिंग एक भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 7,1 से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालनी है। तो पॉइंट आपके पास है 7,1 और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इस पॉइंट से आपको इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉप करनी है। मान लीजिए कि ये पॉइंट इस तरीके से है, ये सर्कल इस तरीके से है। 7,1 से आपको इसके ऊपर टेंजेंट डालनी है। लेट्स से 7,1 कहीं यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट्स ड्रॉप करनी है, तो टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है। ये आपका सर्कल हो गया, यहाँ पे 7,1 पॉइंट मान लें। अच्छा, 7,1 पॉइंट की लोकेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि जब 7,1 को इसमें प्लेस किया तो आपके पास पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये पॉइंट बाहर है। यहाँ से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, बस इनकी इक्वेशन हमें चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हम 7,1 से पासिंग लाइन टेंजेंट लाइन मान लेते हैं। लेट टेंजेंट बी y माइनस 1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 7। फर्दर जाएंगे mx माइनस y प्लस 1 माइनस 7m इक्वल टू 0, क्योंकि ये सर्कल की टेंजेंट है तो इसके ऊपर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। इस सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो डिस्टेंस हमें कर लेनी है रेडियस के बराबर, और इसका रेडियस कितना है, 5 है। अब एक काम करें, स्क्वायरिंग करें, तो यहाँ पे 1 माइनस 7m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25m स्क्वायर प्लस 1, फर्दर जाएंगे 49m स्क्वायर माइनस का 14m प्लस 1 इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 25। सॉल्व करते हैं आगे।
तो 24m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 24 बराबर 0, 2 से डिवाइड कर दो, 12m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे m निकालना है और यहाँ प्लेस करना है, तो आपको 7,1 से पासिंग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। 12 12 जा 40, 144, 16 9 जा, ठीक है, डिफरेंस साथ आ ही जाता है। तो 12m स्क्वायर एंड 16m माइनस में प्लस 9m माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आप पेयर बना लें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4m कॉमन निकालेंगे तो 3m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, 3m माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से बना 3m माइनस 4 इंटू 4m प्लस 3 बराबर 0। तो m की एक वैल्यू तो आ गई है 4/3 और एक आ गई है माइनस का 3/4, जो यहाँ पे आप प्लेस करना और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेना। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आप देखें टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या आ गई है। ये आ गई है y माइनस 1 इक्वल टू m को लिखा 4/3 x माइनस 7, और दूसरी टेंजेंट निकालेंगे, m को इस बार माइनस का 3/4 रख दें और ये x माइनस 7। तो ये दो टेंजेंट्स हमने निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे नोटिस करें कि अगर किसी पॉइंट से पासिंग टेंजेंट आप निकालना चाहते हो तो पहले उससे पासिंग लाइन मान लो m स्लोप की, और उस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो और इससे m आ जाएगा, जिसको प्लेस करके आप सर्कल की दोनों टेंजेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा आप लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जब आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स डालते हैं तो दो टेंजेंट्स बनेगी और दोनों टेंजेंट्स के कांटेक्ट पॉइंट को मिलाने से एक कॉर्ड बनेगी, जिसे आप कहेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट्स को मिलाने वाली कॉर्ड। आपको इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, हम डेरिवेशन तो कर नहीं सकते, अभी इतना टाइम हम लगा नहीं सकते, हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं और थोड़ा सा आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग चेक करना कि अगर x1 y1 से टेंजेंट डालेंगे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला वही है सॉरी, जो टेंजेंट का फॉर्मूला है। तो x1 y1 से टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर। टेंजेंट का फॉर्मूला, ये टेंजेंट नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यही फॉर्मूला आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन देगा, लेकिन अगर ये पॉइंट x1 y1 सर्कल पे लाई करता तो ये फॉर्मूला आपको टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला वही है, कैपिटल T बराबर 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल अगर ये होगा तो इसके ऊपर x1 y1 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, x स्क्वायर को x(x1) y स्क्वायर y(y1) एंड सो ऑन करते चलते। चलते आगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 7,4। 7,4 से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डालनी है। 7,4 पे ये कैसा आ रहा है एक बार चेक करें क्या। 49 16 माइनस 42 7 16 16 प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 7,4 पे पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल के बाहर की तरफ है, तो इससे आप जब टेंजेंट डालेंगे तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, इसे मैं यहाँ पे COC बोल दूं क्या शॉर्ट में, का इक्वेशन होगा कैपिटल T बराबर 0 से। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि जहाँ x स्क्वायर है वहां लिख दें x(x1), y स्क्वायर को लिख दें y(y1), x की जगह लिखें x प्लस x1/2, y की जगह लिखेंगे y प्लस y1/2, और कांस्टेंट -3 को क्या लिखें, -3 ही लिख दें। यहाँ से आपको मिला 7x प्लस 4y, -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हैं ये हो गई है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला तो सेम है, बट पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो ये फॉर्मूला आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा, अगर पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है तो ये फॉर्मूला आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे देता है, ठीक है। सेम फॉर्मूला दो काम करेगा, ठीक है। 4x 4y प्लस 2y 6y माइनस 24 प्लस 8 हो गया -16 बराबर 0। तो ये आपके पास हो गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ स्टूडेंट्स देखें, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा सॉल्व करो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। नाउ उसके बाद देखें आगे इस चैप्टर के अंदर मूव करते हैं। सिंगल सर्कल के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, अब हम डबल सर्कल के बारे में बात करेंगे। जब दो सर्कल एक साथ आपके पास ड्रॉ होंगे तो उनकी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती है, जैसे कि ये सर्कल आपके पास है, इनके सेंटर्स F1 F2 है, रेडियाई A1 A2 है। ये सर्कल हमने बनाया, इनकी कॉमन टेंजेंट बना दी एक्चुअल में। इस कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो दोनों सर्कल की सेंटर एक ही तरफ है, तो इसका मतलब ये सर्कल की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगी। और ये टेंजेंट कैसी है, आप देखना कि ये जो टेंजेंट आपके पास दिखाई दे रही है, ये टेंजेंट लाइन के रेस्पेक्ट में कॉमन टेंजेंट है। ये इसके रेस्पेक्ट में एक सर्कल का सेंटर एक तरफ है तो दूसरे का सेंटर दूसरी तरफ है, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो एक तो हो गया आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, ठीक है। और यहां से भी इस
रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस आपके पास PF1 क्या हो गई, ये हो गई A2 A1, तो A1 माइनस A2, तो ये आ गई आपके पास A1 माइनस A2, राइट। और ये F1 F2 है ही, तो अगर आप PF2 निकाल लेंगे तो वो आएगा F1 F2 का स्क्वायर माइनस PF1 का स्क्वायर, और PF1 है ये, ठीक है। और PF2 आपने निकाल लिया, वही AB है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला आपके पास हो गया है। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप ये निकाल लें, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इस फिगर में आप लोग देख लेना। ये जो डिस्टेंस है A2 है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं A2। ये पूरा कितना हो गया A1 प्लस A2, और ये F1 F2, F1 F2 का स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये करेंगे तो आपको मिलेगा PF2 मिल जाएगा, और ये PF2 ही एक्चुअल में कौन है, AB की लेंथ है, ठीक है। AB की लेंथ तो PF2 की लेंथ सेम है। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो हो गई सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के सम का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप एक चीज नोटिस करना कि ये सर्कल है, इस तरह के दो कॉमन टेंजेंट इसकी बन रही है, जिसे आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि इस कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सेंटर किस तरफ है, अलग अलग साइड में है, और एक कॉमन टेंजेंट आपकी ये आ रही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, और ये वाली कॉमन टेंजेंट कौन सी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, सेंटर सेम साइड में है, और इसके रेस्पेक्ट में भी सेंटर सेम साइड में है। चार कॉमन टेंजेंट बन रही है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट T2 है, वो F1 F2 को रेडियाई के रेशो में डिवाइड करता है, A1:A2 में डिवाइड करता है। अगेन ये भी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव होता है। और उसके बाद बात करते हैं T1 की, जो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये पॉइंट भी क्या करता है, F1 F2 को डिवाइड करेगा रेडियाई के रेशो में इंटरनली, राइट। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे सर्कल्स की पोजीशन की। अलग अलग कंडीशंस में सर्कल कैसे दिखेंगे, क्या वो कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, क्या होगा, ये मालूम करने का क्या तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की आपने डिस्टेंस निकाली। अगर F1 F2 डिस्टेंस रेडियाई के सम से बड़ी है, ये F1 है, ये F2, ये सॉरी A1 है, ये A2 है, तो A1 प्लस A2 से बड़ा F1 F2 है, तो सर्कल इस तरह के आइसोलेटेड सर्कल्स होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। यानी कि आपके पास इस सिचुएशन के अंदर चार कॉमन टेंजेंट्स बनेगी। इसके बाद बात करते हैं कि अगर सर्कल थोड़ा नजदीक आ जाएं, तो आप देख सकते हैं कि F1 से लेकर F2 तक का डिस्टेंस A1 और A2 के सम के बराबर आएगा। इसका मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियाई के सम से बराबर है। तो ऐसे केस में सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सर्कल्स टच एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं। ऐसी सिचुएशन में तीन कॉमन टेंजेंट बनेगी, जिसमें से दो तो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। उसके बाद देखते हैं आगे अगला सिचुएशन। अगर सेंटर्स और पास में आ जाए तो F1 F2 जो पहले A1 प्लस A2 के बराबर था, वो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो नाउ अगर F1 F2 डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से बड़ा है और रेडियाई के सम से छोटा है, उसके बीच में है, तो ऐसे केस में सर्कल्स आपस में दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेंगे, और इस सिचुएशन में सर्कल्स की दो कॉमन टेंजेंट बनेगी। नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटर्स और नजदीक आ जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग देखें सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे एक दूसरे। सर्कल्स टच इंटरनली, ये कब हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हो गई A1, राइट। और ये वाली डिस्टेंस आपके पास, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, A2। तो अगर ये A2 है और ये डिस्टेंस आपके पास है A1, तो आप देख सकते हैं सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, A2 माइनस A1। तो अगर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस A2 माइनस A1 के बराबर है, तो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे। और इसके बाद आखिरी कंडीशन पे आते हैं, अगर सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए, तो सर्कल दूसरे के कंप्लीटली अंदर लाई करेगा, राइट। और ये सिचुएशन है कब, जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए। इस आखिरी कंडीशन के अंदर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनती है, इसमें आपको एक कॉमन टेंजेंट मिलेगी इंटरनल टच के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अपन पोजीशन ऑफ सर्कल्स के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन सर्कल्स की। लाइन के बीच का एंगल तो हमें पता होता है कि भाई ये एंगल और एक ही एंगल, ये दोनों ही लाइंस के बीच का एंगल है। पर जब कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके बीच का एंगल का मतलब क्या है। आपको ये करना है कि जहां पे लाइंस आपस में कट होती है, वहां पे दोनों की टेंजेंट बना लें, और इन टेंजेंट के बीच का एंगल ही एंगल बिटवीन
कर्व्स होता है। ठीक बात है, ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में और थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो में जाकर के आप चाहें तो देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट। 11th क्लास के होंगे तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दोनों सर्कल की इंटरसेक्शन पॉइंट P पे अगर अपन रेडियस पास कराएं तो इनके बीच का एंगल थीटा ही एक्चुअल में यहाँ पे एंगल बिटवीन सर्कल्स होता है। तो आप लोग देखें कि अगर ये एंगल आपके पास थीटा, ये वाला थीटा है, तो इसको आप पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। ये रेडियस आपके पास A1 है, ये A2 है, ये F1 F2 है। तो कोसाइन रूल से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा को लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस F1 F2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A1 A2। तो यहाँ से आप एक रिलेशनशिप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल बिटवीन सर्कल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है। और अगर आपके सर्कल के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए तो ऐसे केस में हम सर्कल्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल कह देंगे। और जब ये ऑर्थोगोनल सर्कल होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और ये चीज़ जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। अल्टीमेटली आपके पास सर्कल्स की जो दोनों रेडियाई है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप समझें। तो स्पेशल केस में अगर थीटा 90 डिग्री है तो ऐसे केस में हम सर्कल को ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहेंगे। S1 एंड S2 यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। अब अगर आपने कहा कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है तो ऐसे केस में डायरेक्ट कंडीशन लिखनी है। तो ये आपके पास कंडीशन है, क्या है ये, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। कैसे आया इसको मैं डिराइव करके आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे आप इसमें, यहाँ पे A1 A2 और सब पुट करो। A1 क्या आएगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 का अंडर रूट स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, प्लस A2 स्क्वायर हो गया G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 का अंडर रूट, स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर इसके बाद इसका सेंटर, फर्स्ट सर्कल का सेंटर है माइनस G1 माइनस F1 और दूसरे का सेंटर है माइनस G2 माइनस F2। दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो G1 माइनस G2 का स्क्वायर हो जाएगा, F1 माइनस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कंडीशन ये आती है, ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। अब अपन आगे बढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं रेडिकल एक्सिस पे। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ कैन बी ड्रॉन टू द टू सर्कल्स। अगर कोई दो सर्कल्स आपके पास गिवन है तो उन दोनों पे बराबर लेंथ की टेंजेंट डाल सकते हो, उस पॉइंट का लोकस ही रेडिकल एक्सिस होता है। मान लीजिए जैसे कि दो सर्कल आपके पास हैं, ये पॉइंट ऐसा है कि इससे आपने दोनों पे टेंजेंट डाली, बराबर लेंथ की आई। इस पॉइंट को अपन एच के मान लेते हैं। तो फर्स्ट सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर सेकंड सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हो गई फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये आपके पास है सेकंड सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब क्योंकि ये बराबर है तो हमने इक्वल कर लिया, तो यहां से आपको मिल गया S1 बराबर S2, यानी कि लोकस ऑफ एच के बन गया S1 माइनस S2 बराबर 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन चाहिए, घटा लो दोनों सर्कल की इक्वेशन को, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आपको मिलेगा। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया है। रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस है जिससे दोनों सर्कल पे बराबर लेंथ की टेंजेंट डाली जा सकती है। तो रेडिकल एक्सिस क्या आता है, एक लाइन आता है। देखो घटा के देखते हैं, ये लाइन आपके पास बन रही है। आप देखना कि इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट माइनस में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, तो ये आपके पास हो गया माइनस ऑफ 1 अपॉन F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2। ये एक्चुअल में माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ F1 F2 है, जहां पे F1 F2 कौन है, सर्कल के सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि रेडिकल एक्सिस जो होती है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, और जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट ऑफ सेंटर से पास करे। यानी कि रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर तो है F1 F2 के, बट वो राइट बाइसेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। राइट बाइसेक्टर तब बनेगी जब आपके पास ये सर्कल का दोनों का रेडियस सेम होगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। ये दो सर्कल्स हैं आपके जो एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहे हैं। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करते हैं तो ऐसे केस में ये जो कॉमन कॉर्ड है, आप देखिए इस कॉमन कॉर्ड पे अगर मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ तो PT1 तो हो गई टेंजेंट, और ये PA PB सीकेंट हो गई। तो आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले
कि PT1 स्क्वायर PA/PB के बराबर होता है। सिमिलरली PT2 इसकी टेंजेंट हो गई इस सर्कल पे, और इस सर्कल पे ही आपके पास ये सीकेंट है जो काट रही है A और B पे, तो यानी कि PA/PB फिर से PT2 स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि PT1 स्क्वायर बराबर PT2 स्क्वायर आ रहा है। तो जो पॉइंट हम जो पॉइंट हम इस कॉमन कॉर्ड पे ले रहे हैं, वो पॉइंट से दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसी आ रही है, बराबर लेंथ की आ रही है। इसका मतलब जब दो सर्कल आपस में काटेंगे तो जो कॉमन कॉर्ड बनेगी वही एक्चुअल में रेडिकल एक्सिस भी होगी। तो ये लाइन आपकी कौन है, रेडिकल एक्सिस भी है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर जाएं तो ऐसे केस पे आप देखें कि इस कॉमन टेंजेंट पे मैंने पॉइंट P को ले लिया, ये टेंजेंट PT1, ये PT, ये दोनों इसी पे ही है, तो PT1 और PT बराबर होगा, आप बोल सकते हैं। एंड नाउ सिमिलरली इसी पॉइंट से इस पे भी आपने टेंजेंट डाली, PT2 और PT फिर से बराबर होगा, PT2 बराबर PT। सो नाउ वी सी दैट इन दोनों से PT दोनों साइड सेम दिख रही है, तो PT1 बराबर PT2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो P पॉइंट है कॉमन टेंजेंट का, वहां से दोनों सर्कल पे बराबर लेंथ की टेंजेंट जा रही है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि कॉमन टेंजेंट ही एक्चुअल में रेडिकल एक्सिस होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो सर्कल आपस में टच होते हैं, तो जिस पॉइंट पे टच होते हैं उस पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट ही क्या है, रेडिकल एक्सिस होती है। ओके, तो ये चीज आप लोग को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर दो सर्कल इस तरह के हों, चाहे वो इंटरसेक्ट ना करें, आइसोलेटेड हो या एक दूसरे के अंदर हो, तो ऐसे केस में जो रेडिकल एक्सिस होती है ना तो कॉमन टेंजेंट बन पाती है ना ही कॉमन कॉर्ड होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। पहला पॉइंट क्या है, रेडिकल एक्सिस जो होती है कंसेंट्रिक सर्कल की नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि जब आपके पास दो सर्कल कंसेंट्रिक होंगे तो आपको पता है कि रेडिकल एक्सिस क्या होता है, सेंटर्स को जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर्स दोनों सेम हो गए। और जब आप घटाएंगे ना, तो वो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, आपके दो सर्कल अगर कंसेंट्रिक है बेटा, तो आप देखना कि अगर दो सर्कल कंसेंट्रिक है, एक सर्कल तो ये हो गया और दूसरा सर्कल ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि कंसेंट्रिक है भाई, सेंटर दोनों का -g, -f है। अब अगर आप माइनस करोगे ताकि आपको रेडिकल एक्सिस मिले, तो ये कोई लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में एक फॉल्स इक्वेशन है। अगर C1 C2 अनइक्वल है तो ये वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल का कोई भी रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि तीन सर्कल आपके पास है, तो हमने क्या किया, दो सर्कल S1 S2 की रेडिकल एक्सिस निकाल ली, S1 माइनस S2 बराबर 0। फिर इसके बाद S1 बराबर 0 और S3 बराबर 0 की रेडिकल एक्सिस निकाल ली, S1 माइनस S3 बराबर 0। देन उसके बाद S2 और S3 की रेडिकल एक्सिस निकाल ली, S2 माइनस S3 बराबर 0। ये तीनों दो को लेकर के जो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस बन रही है वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है, और जिस पॉइंट पे वो कॉन्करेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स। असल में रेडिकल सेंटर सबकी रेडिकल एक्सिस पे है। ये एक ऐसा पॉइंट हुआ जिससे तीनों ही सर्कल के ऊपर टेंजेंट का लेंथ कैसा होगा, एकदम सेम रहेगा। ठीक है, चलते आगे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस है कि अगर आपके पास तीनों ही सर्कल की सेंटर क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। मान लीजिए कि एक सर्कल ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों का सेंटर अगर एक ही लाइन के अंदर हो जाए तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये हो गई, इन दोनों की ये हो गई, तो ये तो आपस में काटेगी नहीं, तो कोई रेडिकल सेंटर बन ही नहीं पाएगा। तो आप लोग इस चीज को समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस जो होती है सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। अभी मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां तक आपको समझ में आया, राइट स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अगर आप एक ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल बनाएं जिसके अंदर सारे सर्कल्स हैं और हर दो सर्कल की रेडिकल एक्सिस क्या बने, एकदम सेम बने, तो ऐसे सिस्टम ऑफ सर्कल्स को कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स कहेंगे। अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स इज सेड टू बी कोएक्सियल व्हेन दे हैव अ कॉमन रेडिकल एक्सिस, यानी कि when radical axis of each pair of circles of the system is the same। तो सिस्टम ऑफ सर्कल को हम कहेंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ना उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स क्या है, S प्लस लैम्डा L बराबर 0, ये सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स है। अगर आप इस सिस्टम में लैम्डा को अलग अलग वैल्यू दे देंगे तो आपके पास एक सर्कल, तो मान लो ये आ गया, मैंने लैम्डा को लैम्डा 1 दे दिया। अब लैम्डा की जगह कोई और लैम्डा 2 वैल्यू दे देते हैं तो ये सर्कल आ जाएगा। अब इनकी रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए घटा लो, घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास लैम्डा 1
माइनस लैम्डा 2 इंटू एल बराबर 0। ये 0 नहीं है, एल बराबर 0, यानी कि आपके पास हर बार रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगी, एल बराबर 0 आ जाएगी। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल लाने के लिए आपको एक फैमिली का एक मेंबर लिखना पड़ेगा एस, और एल रेडिकल एक्सिस हो जाएगी इसकी, ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हो। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ सर्कल्स एक्चुअल में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। अगर आपको सर्कल चाहिए 2 पॉइंट से पासिंग, तो एक मेंबर ढूंढना पड़ेगा उन 2 पॉइंट से पासिंग। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट को 2 पॉइंट से पासिंग अगर हमें सर्कल चाहिए, आप खुद सोचें 2 पॉइंट से पासिंग इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, पर आपको इन इनफाइनाइट सर्कल्स में से कोई एक मेंबर तो उठाना पड़ेगा, और वो सबसे आसान कौन है, वो सर्कल जिसका डायमेट्रिक एंड ये दोनों पॉइंट है, तो वो तो एस हो जाएगा। और एल कौन हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन क्या है, कॉमन कॉर्ड है। तो ये लाइन की इक्वेशन लिख देंगे तो एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0, 2 फिक्स पॉइंट से पासिंग सर्कल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। 2 फिक्स पॉइंट से पासिंग सर्कल का फैमिली अगर देखें तो ये पूरी फैमिली में से एवरी 2 का रेडिकल एक्सिस ये लाइन बनेगी, और ये लाइन जो है ये एक्चुअल में कॉमन कॉर्ड होगी। तो आपको यहाँ पे कोई एक मेंबर चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो वो तो आपने डायमेट्रिक फॉर्म से निकाल लिया एक मेंबर, और एक लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म से आप चले गए, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास लाइन हो गई। तो एस प्लस लैम्डा एल इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आपके पास दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन को x1, y1 पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल चाहिए। मान लीजिए कि लाइन ये है L, और इसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, तो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले सर्कल्स की फैमिली, ये सर्कल्स होंगे इधर, और इधर भी बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हैं। इस फैमिली में से कोई एक मेंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फैमिली के हर 2 मेंबर की रेडिकल एक्सिस यही लाइन है, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस होती है। तो आपको एक मेंबर जो आसानी से मिल जाए वो लेना चाहिए। क्या मेंबर आसानी से मिलेगा, ये पॉइंट सर्कल। तो आपने एक मेंबर तो ले लिया, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और लाइन जो रेडिकल एक्सिस है वो ये है ही, तो s प्लस लैम्डा एल आपके पास कोएक्सियल सिस्टम सर्कल्स हो गया। तो एक गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। 2 ही तरह के फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं। 2 पॉइंट से पासिंग सर्कल चाहिए, तो उन 2 पॉइंट से पासिंग लाइन लिख लो, और उसके बाद उन 2 पॉइंट से पासिंग को एक सर्कल ले लो एस प्लस लैम्डा एल लिखेंगे तो आपके पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली एक लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाला सर्कल चाहिए, तो ऐसे केस में पॉइंट सर्कल को एस लेंगे और लाइन आपके पास एल, और फिर से सिस्टम ऑफ सर्कल एस प्लस लैम्डा एल बराबर 0 लगा